गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित। और आपको थंबनेल से कुछ आइडिया लग गया होगा कि किन चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर आपको इस कक्षा में जानकारी मिलने वाली है। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित क्या चीज़ें, किस प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा को लेकर चलना है, किस प्रकार से चीज़ों को हल करना है, उनके बारे में हम समग्रता से समझने वाले हैं। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के क्रम में आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हमने 3 से 4 अध्याय को अच्छे से अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और उसमें मुख्य परीक्षा के भी फैक्ट बताए गए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग पेड बैच से जुड़े हुए हैं। बाकी के जो लोग पेड बैच से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपने कुछ ना कुछ अध्ययन अब तक किया होगा, क्योंकि यदि आप इस वर्ष परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम पिछले 1.5 वर्षों का जो है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि 1.5 वर्षों का आपने समय दिया होगा इस सिलेबस पर, और तब जाकर आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको इस बार परीक्षा में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अब आपका प्रतिदिन होगा। प्रतिदिन मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी और उसको अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। अपने शब्दों में लिखने के बाद आप उसको शेयर कहाँ पे करेंगे? अपने शब्दों में लिखने के बाद आप उसको जो शेयर करेंगे वो करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। किस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे? प्रत्येक दिन आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाती है, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसकी आपको लिंक दी जाती है, इसी पर आपको शेयर करना है। और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दी हुई होती है। तो प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाती है, जहाँ पर आपको शेयर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, अपने पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि पैटर्न हमारा क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। विशेषकर उत्तराखंड राज्य विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यूकेपीएससी मेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूकेपीएससी मेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आपको बता दें, यूकेपीएससी मेंस में जो पैटर्न है, पैटर्न की यदि हम बात करें तो 4 खंडों में आपका, 4 खंडों में कह लीजिए या 4 भागों में कह लीजिए, आपका प्रश्न पत्र बटा होता है। 4 खंडों में आपका प्रश्न पत्र बटा होता है, जिसमें से पहला जो आपका खंड देखने को मिलता है वो है, पहला खंड जो यहाँ पे होता है उसकी होती है शब्द सीमा 20। मतलब यहाँ पर खंड का में या खंड ए में जो आपके प्रश्न दिए होते हैं उनकी शब्द सीमा 20 होती है। और ये 20 शब्द सीमा वाले जो प्रश्न होते हैं, इनके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलता है कि शब्द सीमा 50 वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, शब्द सीमा हो गई है 50। अब अगर शब्द सीमा 50 हो गई है तो यहाँ पे जो अंक होते हैं इनके लिए वो होते हैं 5। इसी प्रकार से तीसरा खंड इसमें आपको देखने को मिलता है, शब्द सीमा यहाँ पे बढ़ जाती है और यहाँ पे जो शब्द सीमा आपको देखने को मिलती है वो हो जाती है 125। और ये जो प्रश्न होते हैं ये 8 अंकों के होते हैं। इसके बाद चौथा खंड जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे हो जाती है शब्द सीमा, यहाँ पे शब्द सीमा हो जाती है 250। और यहाँ पे जो प्रश्न के अंक होते हैं वो होते हैं 16। तो ये आपका विभाजन है, ये आपका विभाजन है जो आपको पता होना चाहिए कि एक जगह शब्द सीमा 20 के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जगह शब्द सीमा 50 के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक जगह है 125 और उसके बाद 250 के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तभी हम उन चीज़ों को हल कर सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें यदि आप देखें तो जो कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 35। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? कुल प्रश्नों की संख्या आपकी परीक्षा में अधिकतर, आपको जो अभी एक ही बार परीक्षा हुई है तो यहाँ पर क्या था, प्रत्येक प्रश्न पत्र में
विशेषकर जो जीएस का खंड है उसमें 35 प्रश्न पूछे जाते थे, और 35 प्रश्न जो पूछे जाते थे इनके लिए कुल अंक होते थे 200। तो 200 अंकों का प्रश्न पत्र होता था जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते थे और उनका विभाजन कुछ इस प्रकार से होता था। अब इसमें आपको देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है कि यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा प्रश्न पत्र आपका लेंदी बना दिया गया, थोड़ा सा प्रश्न पत्र आपका लेंदी है। 35 प्रश्न 200 आप कह सकते हैं 200 अंकों के, और समय भी यदि हम देखें तो समय भी यहाँ पे प्रश्नों की अपेक्षा कम होता है। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हमारी जो स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट हमारी अच्छी होनी चाहिए। बिना स्पीड लिमिट के हम 35 प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर हमारा बहुत ही लेंदी है। तो हमें जब पहले दिन से उत्तर लेखन के लिए जाना है, पहले दिन से जब उत्तर लेखन के लिए प्रयास करना है, तो यह प्रयास करना है, भले ही हम घर पर लिख रहे हैं, अपने रूम में स्टडी टेबल पर बैठकर आंसर लिख रहे हैं, लेकिन जो हमें स्पीड बनाए रखनी है उसके लिए प्रयास करना है कि हमें स्पीड बेहतर बनाए रखनी है। स्पीड सर्वश्रेष्ठ जो हमसे हो सकती है वो हमें मेंटेन करके चलना है। स्पीड के साथ साथ और क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पीड के साथ साथ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो शब्द शैली है, शब्द शैली के भी हम बाद में बात करें, जिसको आप बोलते हो राइटिंग, हैंड राइटिंग, राइटिंग भी इस तरह की होनी चाहिए कि आसानी से पढ़ने के योग्य हो, दूसरा कोई आसानी से उसको पढ़ सके। तो स्पीड लिमिट साथ ही साथ जो हमारी लेखन शैली है पढ़ने योग्य होनी चाहिए। इतनी यदि हम कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आधा काम हमारा आसान हो गया, क्योंकि यदि स्पीड लिमिट हमारे पास है, हम जो लिखते हैं, जो हमारी लेखन शैली है वो दूसरे के पढ़ने के योग्य है, तो हमारा काम यहाँ पर आधा पूरा हो जाता है। अब आधा जो 50% वर्क बचता है वो बचता है हमारे नॉलेज का, कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हमने कितना उस विषय वस्तु पर पकड़ बनाकर रखी है, उस विषय वस्तु के बारे में कितना अध्ययन किया है, यहाँ पर बात आ जाती है। और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्रश्न बहुत ही आप कह सकते हैं सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि आपने एनसीईआरटी का अध्ययन किया होगा, एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ प्रश्न दिए होते हैं, अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, सेम उसी तरह के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ही आसान प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी की तरह से शब्दों का खेल प्रश्नों में नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने समझ लिया कि 4 भागों में हमारा जो है पेपर बटा होता है, जिसमें 20 शब्दों के प्रश्न होते हैं, 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं, 125 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं, और 250 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, ऐसे प्रश्न भी होते हैं। अब आपको प्रयास क्या करना चाहिए, जब भी आप उत्तर लेखन करने बैठते हो, जब भी किसी भी विषय वस्तु पर आप उत्तर लेखन करने बैठते हो, आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप 250 शब्दों का उत्तर लेखन कर रहे हो तो उसी समय उसी प्रश्न का 125 शब्दों में भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। मतलब एक ही प्रश्न को, कोई भी, मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, सिर्फ एक प्रश्न उत्तर लेखन के लिए देता हूँ, अभ्यास के लिए देता हूँ, तो ज़रूरी है कि आप उसी एक प्रश्न को 2 बार लिखें। एक बार उसी प्रश्न को 250 शब्दों में लिखें और एक बार उसी प्रश्न को 125 शब्दों में लिखें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि कोई भी विषय वस्तु है उसको आप कम शब्दों में भी कैसे बयां किया जाता है इसको भी सीख सकोगे, और साथ ही साथ ज़्यादा शब्दों में उसी के बारे में कैसे बताना है उसको भी आप सीख सकोगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपके चैनल पर, और मैं बता भी दे रहा हूं कि किस प्लेलिस्ट में है, तो प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आप सबसे विनम्र निवेदन है, जितने भी लोग गंभीर हैं मुख्य परीक्षा को लेकर, अपनी परीक्षाओं के लेकर जो भी छात्र गंभीर हैं उनके लिए बता दे रहा हूं कि आपके प्लेलिस्ट में, जो आपका यूकेपीएससी का चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। मैं बता देता हूं किस प्लेलिस्ट में आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित एक वीडियो बनाई गई है और उसमें विस्तृत ढंग से जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उत्तर लेखन प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको उसको जाकर देखना चाहिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा, ये वीडियो मैं बता देता हूं और आई बटन में इसकी लिंक भी लगा दूंगा, आपके ग्रुप में चैट में उसको सम्मिलित कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि उत्तर लेखन कैसे करना है ये आप सीख सकेंगे और ये आपकी वीडियो
वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। देखिए, संवाद कार्यक्रम की एक प्लेलिस्ट है चैनल में। संवाद कार्यक्रम के इस प्लेलिस्ट के सबसे टॉप में दिया हुआ है कैसे सीखें उत्तर लेखन की कला। तो कैसे सीखें उत्तर लेखन की कला, ये जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है संवाद कार्यक्रम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें ये देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर इसको देखना है कि कैसे 27 मिनट की वीडियो है और इसमें बहुत डिटेल में जानकारी बताई गई है कि यदि आप अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं, कभी भी उत्तर लेखन नहीं किए हैं, तो किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर वहाँ से एक बार अवश्य उसका मूल्यांकन करें कि किस प्रकार से आपको उत्तर लेखन करना चाहिए। यदि आप फ्रेशर नहीं हैं, मतलब पूर्व में भी आप परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार जाकर वहां से उसको देखें और देखने के बाद उससे क्या सीखते हैं उसको अपने उत्तरों पर आप कह सकते हैं कि अप्लाई करें। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपका खंड का जो आपका है, यहाँ से जैसे मैंने बताया कि प्रश्न जो बनते हैं 20 शब्दों वाले होते हैं। इनकी उत्तर जो होते हैं, इनके उत्तर 20 शब्दों में हमें लिखने होते हैं। ठीक है, और 20 शब्दों में जो उत्तर लिखने होते हैं, इनमें यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कुल 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और 15 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, टोटल 30 अंकों के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 30 अंकों के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप बढ़ोगे आगे पार्ट 2 में, तो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2। ये तो हो गया ए। दूसरे पार्ट में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि 10 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 10 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक है वो 5 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, कहने का मतलब यहाँ से आपका हो गया 50 अंक। ठीक है, 50 अंकों का ये आपका हो गया। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो शब्द सीमा है 50 शब्द। ठीक है, तो 50 शब्दों का उत्तर लिखना होता है। यहाँ पे 10 प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाते हैं और पूर्णांक 50 होता है। इसके बाद सी खंड आपका आता है। सी खंड या आप कह लीजिए गा खंड, जहाँ से 7 प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन उन 7 प्रश्नों में 5 के आपको जवाब देने होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके विकल्प का चुनाव कर सकते हो कि कौन सा आ रहा है, कौन सा छोड़ना है आपको। 7 में से 5 के जवाब देने होते हैं और यहाँ पे देखें तो 8 अंक होते हैं एक प्रश्न के, और 8 अंक होंगे तो यहाँ पे भी टोटल अंकों का योग हो जाएगा 40। तो 40 अंकों का ये आपका हो जाता है। और यहाँ पे यदि हम प्रश्न देखें, शब्द देखें, तो शब्द सीमा आप जानते हो 125 शब्द। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट जो खंड आता है, यहाँ पे आपको 250 शब्दों के प्रश्न, 250 शब्दों में इनका उत्तर लिखना होता है जो भी प्रश्न दिए होते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं कितने देने हैं, यहाँ भी 7 प्रश्न हैं। 7 में से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 16 अंक का होता है। ठीक है, तो एक उत्तर लिखोगे 16 अंक, 5 हो गया यहाँ पे आपके हो गए 80 अंक। ठीक है, और अब इनका टोटल जो योग कर लीजिए, तो यहाँ से टोटल योग आपका आ जाता है 200 अंक। ठीक है, तो 200 अंकों की जो आपका आप कह सकते हैं कि ये परीक्षा है प्रत्येक प्रश्न पत्र की, उसमें आप देखोगे कि अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ज़्यादा अंक यदि हम देख लें तो हमें 250 शब्दों वाले प्रश्नों से मिल रहे हैं। 250 जिनका जवाब 250 शब्दों में देना होता है वहाँ से हमें मिल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि 80 अंक यहाँ से आ रहे हैं। 125 शब्दों का जो उत्तर लिखना है वहाँ से 40 अंक मिल रहे हैं।
50 शब्दों का जो उत्तर लिखना है वहाँ से 50 अंक मिल रहे हैं और 20 शब्दों का जो उत्तर लिखना है वहाँ से 30 अंक मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र का विभाजन किया गया है और इसी क्रम में आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें यदि आप देखो तो पेपर सेकेंड आपका हो गया, पेपर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया। तो पेपर प्रश्न पत्र संख्या 2 से लेकर प्रश्न पत्र संख्या 6 तक आपको यही क्रम देखने को मिलेगा कि आपका प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में कुछ इस तरह से आपको प्रश्न दिए हुए हैं, इस तरह से आपको उत्तरों को लिखना है। अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि इतने सारे यदि प्रश्न हमें लिखने हैं तो निश्चित रूप से स्पीड हमें बेहतर होनी चाहिए और साथ ही साथ जहां फैक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जहां संबंधित विषयों पर करंट का नॉलेज होना चाहिए, उसी के साथ साथ विषय वस्तु का भी बेहतर नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उत्तर लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से आपकी उत्तर लेखन की कक्षा प्रारंभ हो रही है। आज से कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे अभ्यास के लिए। उम्मीद करूँगा कि आप इनका उत्तर लिख कर लेकर आएंगे और इससे चीज़ें आपकी बेहतर होंगी और काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है? सबसे पहले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र डाउनलोड आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही बार का प्रश्न पत्र मिलेगा 16 का, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और वहाँ से एक बार उसका अध्ययन करिएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ पर जब आप अध्ययन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं वो आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हो कि संजीवनी का काम करेंगे कि आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा जब आप प्रश्नों को देखोगे कि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। पहला अभ्यास प्रश्न जो मैंने आपके लिए बनाया है इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले कोई भी प्रश्न पत्र है उनके प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहले ही परेशान नहीं हो जाना है कि आ नहीं रहा है। प्रश्न है, उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ठीक है, मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न यदि आपने ध्यान से देखा तो लिखा है उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये आपका प्रश्न बनता है। अब इसका आपको जवाब देना है। अब इसमें यदि आप देखो कि लगातार हिमानी क्षेत्र सिकुड़ रहा है ये कहा जा रहा है पहले भाग में, दूसरे भाग में कहा जा रहा है कि इसके लिए क्या प्रयास, संरक्षित करने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए। और यदि आपने उत्तर लेखन की वो वीडियो देखी होगी जिसकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपने एक बात समझा होगा, क्या कि जब बात करते हैं हम किसी भी प्रश्न के उत्तर लेखन से तो सबसे पहले हमें प्रश्न को 2 बार पढ़ना होता है। तो हमने 2 बार प्रश्न को पढ़ लिया कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहली बार हमने पढ़ा तो हमें समझ में नहीं आया कि प्रश्न की मांग क्या है, तो दोबारा हमने पढ़ा कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
अब हमें पता चला कि कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र, और जब मैंने बोला कि जब आप 2 बार प्रश्न को पढ़िएगा तो उसके बाद आपको कुछ कीवर्ड नज़र आएंगे, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे इस प्रश्न को यदि हम पढ़ें तो उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र, ये आपका कीवर्ड है, लगातार क्या है, सिकुड़ रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि बोला जा रहा है कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न की मांग को समझ लेते हैं, कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्रश्न क्या मांग क्या है, क्या मांग रहा है प्रश्न, और साथ ही साथ प्रश्न का जवाब अधिकतम कितने भागों में दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न को यदि आप पढ़ रहे हों तो इस प्रश्न में 2 भाग स्पष्ट आपको दिख रहे हैं। एक भाग दिख रहा है कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, दूसरा कह रहा है उसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो जैसे कि पहला हमने कहा, पहला पॉइंट हमारा होता है कि हम रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें, तो हमने रीड कर लिया, रीड द क्वेश्चन। सेकेंड, अंडरलाइन कीवर्ड, ये भी हमने कर लिया। थर्ड हमारा स्टेप होता है कि हम ये पहले प्रश्न की मांग को समझकर ये डिसाइड करें कि प्रश्न हमें कितने भागों में लिखना है। तो प्रश्न को देखकर हमने लिख लिया कि प्रश्न को 2 पार्ट, 2 भागों में बांटकर हमें लिखना है, ठीक है, 2 भागों में बांटकर हमें लिखना है। अब चौथा हमने आपको बताया है, जब आप, क्योंकि अभी आप अभ्यास कर रहे हो, क्लासरूम में नहीं बैठे हो, आप अभ्यास कर रहे हो, तो 4th पार्ट हमने बताया है कि पहले आप देखोगे कि जो विषय वस्तु है क्या वह आपको समझ में आ रही है, मतलब क्या आपके पास उसका उत्तर है। यदि उत्तर है तो आप 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे। फ्रेमवर्क क्या होगा, एक फ्रेमवर्क बनाओगे रफली। फ्रेमवर्क में ये डिसाइड करोगे कि इस तरह से आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दोगे उत्तराखंड के हिमानी क्षेत्र का, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आप तुरंत अपने दिमाग में बनाओगे कि दूसरा हमें लिखना है कि ये लगातार सिकुड़ रहा है, क्यों सिकुड़ रहा है, तो पहले सिकुड़ने के कारणों को बताओगे, ठीक है। फिर 3rd पार्ट में आप देखोगे कि लगातार सिकुड़ रहा है तो संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। और 4th में आप कंक्लूजन लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे। तो ये आपको फ्रेमवर्क बना लेना है, और फ्रेमवर्क बनाते समय यह डिसाइड कर लेना है, मान लीजिए ये प्रश्न है और हमने इसको कहा कि इसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे जब आप फ्रेमवर्क बना रहे हो तो यहीं पर आपको डिसाइड कर लेना है कि किस भाग में हमें कितने शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई इंट्रोडक्शन जो होगा ये हम लिख देंगे 20 से 30 शब्द, ठीक है। फिर पहला जो हमने बनाया कि हिमानी सिकुड़ रहा है क्यों, उनके कारण जब हम बताएंगे तो इस पे जो है हम लिख देंगे, मान लीजिए 50 से 60 या 60 से 70 वर्ड, ठीक है। दूसरा, सबसे ज़्यादा किस पे लिखना है कि इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पे ज़्यादा लिखना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आप कर लोगे 70 से 80 शब्द, 70 से 80 शब्द यहाँ पे कर लिया आपने, ठीक है। अब यदि आप जोड़ो तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, अभी भी आपके पास बचे हैं 70 शब्द, ठीक है। तो इसको सेकंड को आप और बढ़ा सकते हो, इसको आप मान लीजिए 100 शब्दों में इसको आपने कर दिया, और कंक्लूजन जो आपका निष्कर्ष निकला उसको आपने 30 शब्दों में कर दिया, ठीक है। तो आसानी से यदि आप देखोगे तो आपके 200 एबव शब्द होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 250 में लिखें, प्रश्न में ये कहा जाता है कि अधिकतम 250 शब्दों में लिखें। तो अधिकतम 250 की बात होती है, न्यूनतम आप 200 से 250 के बीच में लिख सकते हो। तो जो हमें उत्तर लिखना होता है वो हमें 200 से 250 के बीच में, 250 से एबव नहीं जाना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 200 से 250 के बीच में लिखिए, प्रयास करिए कि एक बेहतर उत्तर जो होता है
है 200 से 220 शब्दों का जो उत्तर होता है बेहतर उत्तर कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 250 शब्द लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। ये तो तब कर लिया आपने फोर्थ स्टेप जब आपको इसका उत्तर पता था, इसकी विषय वस्तु पता थी। जब आपको इसकी विषय वस्तु नहीं पता थी तब आपको क्या करना था? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जाओगे, नकल करोगे, रट्टा मारोगे, पुस्तक खोलोगे जहाँ पर यह अध्याय दिया होगा। पुस्तक में नहीं मिलता है, आप गूगल का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब गूगल का प्रयोग करके पुस्तकों के प्रयोग से आप विषय वस्तु इकट्ठा करोगे, ठीक है, जब आपको उत्तर नहीं पता है तब, ठीक है। अब विषय वस्तु जब आप इकट्ठा कर लिए पुस्तक के प्रयोग से, इंटरनेट के प्रयोग से, इसके बाद आपने जो फैक्ट इकट्ठा किए हैं इनको आप करोगे क्रमबद्ध। क्या करोगे आप? इनको आप क्रमबद्ध करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने यही खोजा है कि हिमानी क्षेत्र क्यों सिकुड़ रहा है। तो आपको उसको प्रश्नों की मांग के अनुसार जो भी आपने फैक्ट इकट्ठा किया है उसको आप क्रमबद्ध करोगे, क्रमबद्ध करने का प्रयास करोगे। और जब आपने क्रमबद्ध कर लिया अपने फैक्ट को, फिर आप डिसाइड करोगे कि ये वाला फोर्थ वाला पार्ट, क्योंकि अब आपके पास फैक्ट आ गया, लिखना क्या है वो चीज़ें आ गई, फिर आप फोर्थ पार्ट पे आओगे और जो यहाँ पे बताया मैंने इस तरह से अपने उत्तर का फ्रेमवर्क आप तैयार करोगे। जब आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, अब पांचवा स्टेप आपका आता है राइट। अब आप लिख डालिए, समय मत लगाइए, अब लिख डालिए। और लिखने के बाद छठवां स्टेप आपका आता है स्वमूल्यांकन, ठीक है, क्योंकि स्वमूल्यांकन जरूरी है। जब एक बार आप पढ़ते हो, एक बार आप लिखते हो, तो स्वमूल्यांकन जब आप यहाँ पे अपने आप को एग्जामिन करोगे, ठीक है, जब यहाँ पर आप अपने आप का स्वमूल्यांकन करोगे, मान लीजिए ये आपने उत्तर लिखा है, ये आपका उत्तर है। अब जब यहाँ पे आप इसका स्वमूल्यांकन, अपने उत्तर की जांच आप स्वयं करोगे, एक बार इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत सारी कमियां स्वयं से ही नजर आएंगी, स्वयं ही आप उन कमियों को पकड़ सकते हो। आपको कहीं पर लगेगा कि शायद इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शायद यहाँ पे भाषा गलत है, हो सकता है कहीं पर आपका कुछ फैक्ट छूट गया हो सकता है कहीं पर आपको कुछ पहले लिखना रहा हो, आपने उसको दूसरे भाग में कर दिया है। तो जब आप स्वमूल्यांकन करोगे तो ये कमियां आपको स्वतः ही दिख जाएंगी। और जब ये कमियां आपको स्वतः ही दिख जाएं, फिर आपको क्या करना है कि इन कमियों को जो है मार्क करना है, इन कमियों को चिन्हित करना। मान लीजिए यहाँ पे कमी है, चिन्हित करिए, गोला करिए। चिन्हित करने के बाद इन कमियों को हमें दूर करने का प्रयास करना है। दूर करने के प्रयास के लिए ज़रूरी है कि पुनः एक बेहतर उत्तर फिर से लिखा जाए। फिर से एक बेहतर उत्तर लिखेंगे हम, ठीक है। अब जब दूसरी बार हम उत्तर लिखेंगे, पहली बार मान लीजिए 10 कमियां रही होंगी, तो दूसरी बार यहाँ जब हम पुनः स्वमूल्यांकन करेंगे तो 2 से 3 कमियां हमें पुनः नज़र आ जाएंगी। और जब 2 से 3 कमियां हमें पुनः नज़र आती है, किसी को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं ही जब आप पढ़ोगे आपको स्वयं ही नज़र आएंगी और आपको देखोगे, निश्चित रूप से ये बात आपको सत्य प्रतीत होगी। और जब आपको दोबारा 2 से 3 कमियां नज़र आ गई, फिर आपको क्या करना है कि इन कमियों को हमें दूर करना है और एक बेहतर उत्तर लिखना है। अब जब आपने उत्तर लिखा और आपको लगा कि भैया अब इसमें कोई कमी नहीं है, एक बेहतर उत्तर है, स्वमूल्यांकन के माध्यम से अब इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, फिर आप इस उत्तर को क्या करोगे, इस उत्तर को आप हमें सबमिट करोगे टेलीग्राम ग्रुप में। और जब आप इस उत्तर को टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करोगे, फिर मैं आपको चेक करूंगा उस उत्तर को और मेरे द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या इसमें गलतियां हैं, क्या इनमें कमियां हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इस आधार पर चीज़ों को आपको लेकर चलना है। स्वमूल्यांकन जरूरी है, बिना स्वमूल्यांकन के आप अपना उत्तर दोगे मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आपने स्वमूल्यांकन नहीं किया है, निश्चित रूप से एक बार पढ़ने पे तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ लिख कर आपने भेज दिया है। यदि आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाएं तो ज़रूरी है स्वमूल्यांकन, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है। सबसे पहले जाके उत्तर लेखन कैसे करें, वीडियो जो बनाई गई उसको जाकर समग्रता से देखना है। देखने के बाद पुनः उसको लागू करना है, ठीक है। अब ये जो आपने नकल किया, रट्टा मारा, ये वाला जो काम किया है आपने, ये ज़्यादा दिन नहीं करना है, ये मैक्सिमम 2 से 3 महीने करना है, जब तक कि आप पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन अच्छे से नहीं कर लेते हैं। यदि आपने पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लिया है तो आपको नकल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं
हैं वो आपको क्यों नहीं याद आ रही हैं। यदि आपने पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है तो आपको ज़रूरी है कि आप एक बार देखें, जाकर चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करें और ये जो नकल या रट्टा मारने की जो आदत थी इससे छुटकारा पाएँ, क्योंकि नकल या रट्टा मारना ज़्यादा दिन तक बेहतर नहीं है, इससे ज़्यादा दिन तक आपका भला नहीं होगा, क्योंकि जब परीक्षा में आप बैठोगे तो निश्चित रूप से आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब जब आपको परीक्षा देने जाना है उसके कम से कम 4 महीने पहले ये नकल और रट्टा मारने की आदत हमें छोड़नी पड़ती है, ठीक है। और प्रारंभ में मैंने क्या बोला कि आपको ये प्रश्न दिया गया है तो इसको भी 250 शब्दों में भी लिखना है और इसी प्रश्न को 125 शब्दों में भी लिखना है। तो बार बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना है। एक बार यदि मैंने बोल दिया कि इसको 250 शब्दों में लिखना है तो आप उसी प्रश्न को 125 शब्दों में भी लिखकर सबमिट करोगे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की मांग क्या है, उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, इसको इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। एक प्रश्न यहीं पर और बन सकता था कि इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यदि पूछ लिया जाता क्या प्रयास किए जा रहे हैं तो वहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं पता होना चाहिए जो हिमानी क्षेत्रों को, जो बर्फीले क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या किए जाने चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको अपने सुझाव देने हैं, ना कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कह रही है। तो यहाँ पे आपको अपने सुझाव देने हैं, ठीक है। और अब जब आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पे प्रश्न देखोगे आप, प्रश्न का पहला हिस्सा है कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। अब जब आप इसका उत्तर लिखने बैठते हो तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, और ज़रूरी नहीं है कि प्रस्तावना हेडिंग आप डालो, ठीक है। प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालना होता, बताने के लिए, समझाने के लिए होता है कि उत्तर की शुरुआत प्रस्तावना से करनी है। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखना है प्रस्तावना में क्या चीज़ें होंगी, मतलब यहाँ पे हेडिंग नहीं डालना, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रस्तावना, अब इसमें आपको लिखना है। अब इसमें सबसे पहली बात बोला गया है कि उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। अब आप प्रस्तावना में क्या बताओगे, प्रस्तावना में आपको बताना है कि उत्तराखंड में हिमानी क्षेत्र पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले जब अपने उत्तर की आप शुरुआत करोगे तो आप बताओगे कि उत्तराखंड में हिमानी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो आप बताओगे कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में प्रमुख हिमानियों का विस्तार बृहद हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिमानियाँ आपको बृहद हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। बृहद हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है जिसमें आपकी गंगोत्री हिमानी हो गई, केदारनाथ हिमानी हो गई, भागीरथी हो गई, ठीक है, सतोपंथ हिमानी हो गई आदि प्रमुख है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब आप अपने उत्तर की शुरुआत करोगे, क्योंकि प्रश्न ही पूछा गया है कि उत्तराखंड में लगातार हिमानी का क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, तो प्रस्तावना में आप सबसे पहले बता दोगे कि उत्तराखंड में हिमानी का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। इसी में आप एक पंक्ति में जोड़ सकते हो कि उत्तराखंड का जो हिमानी क्षेत्र है यहाँ से कई सारी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम भी हुआ है, और इनमें से कुछ का उदाहरण देके आप लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। तो ये जब आप इतना लिखोगे कि उत्तराखंड का जो हिमानी क्षेत्र है ये विशेष रूप से बृहद हिमालय के क्षेत्र में विस्तारित है जहां से कई सतत वाहिनी नदियों का उद्गम भी हुआ है। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा, मान लीजिए आ गया 30 शब्दों में, 25 से 30 शब्दों में ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रस्तावना जब कंप्लीट हो गई, आपने देख लिया कि आपका जो उत्तर है इसको 2 भागों में बांटकर लिखना है। आपके उत्तर को 2 भागों में बांटकर लिखना है। अब अगर 2 भागों में बांटकर लिखना है, 2 भागों में बांटकर लिखना है तो आपको जरूरी है क्या, सबसे पहला भाग
जो मैंने आपको बताया कि बोला जा रहा है सिकुड़ रहा है, उत्तराखंड का जो हिमानी क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है। तो सिकुड़ क्यों रहा है, हिमानी क्षेत्र धीरे धीरे सीमित क्यों हो रहा है, उसको लिखना है पार्ट 1 में। ठीक है, अब पार्ट 1 में सिकुड़ क्यों रहा है हिमानी, इसके बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में अनेक अध्ययन हुए हैं, हिमानियों से संबंधित अनेक अध्ययन हुए हैं, और इन सभी अध्ययनों में बताया गया है कि जो हिमानी क्षेत्र है लगातार सिकुड़ रहा है, और यदि इसके सिकुड़ने की जो गति है यही बनी रही तो आने वाले 100 वर्षों में जो हिमानियां हैं वो उत्तराखंड से आप कह सकते हैं समाप्त हो जाएंगी, उत्तराखंड में हिमानियां नहीं बचेंगी। इसमें कारण क्या बताया गया कि जो सिकुड़ रहा है, इसके पीछे कारण बताया गया कि सबसे पहली बात कि जो हिमानी क्षेत्र है वहाँ पर अब यदि हम देखें तो हिम की आपूर्ति नहीं हो रही है। हिम की आपूर्ति नहीं होने का संबंध है यहाँ पे कि लगातार जो हिमानी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने के चलते जो हिम वहाँ पर होना चाहिए, जो वहाँ पे शीत ऋतु में हिमपात होना चाहिए, वो अब उस रेशियो में नहीं हो रहा है जैसा कि पूर्व में हुआ करता था। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार मानव का हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में लगातार टूरिज्म, पर्यटन की गतिविधियों का विकास किया जा रहा है, और पर्यटन की गतिविधियों के विकास के चलते, मानव हस्तक्षेप के चलते यहाँ का जो तापमान है, यहाँ की जो जलवायु है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते हिमानियां उत्तराखंड में सीमित हो रही हैं। तो ये तो आपने बता दिया पार्ट 1 कि क्या कारण है, आप कैसे मानते हैं कि उत्तराखंड में हिमानियां सीमित हो रही हैं। अब पार्ट 2 की बात आती है। पार्ट 2 में क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट 2 में आपको बताना है यहाँ पे कि इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, हिमानियों को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पहला जो कंडीशन है वो है ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते सबसे ज़्यादा प्रभाव हिमानियों पर पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उनको आप यहाँ पर जगह बनाकर लिख सकते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। क्योंकि पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है तापमान का बढ़ना। तो तापमान बढ़ क्यों रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको पूर्व के स्तर पर लाने के लिए वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और जब ये चीज़ें आप लिखते हो तो वहीं पर आपको पर्यटन के बारे में भी लिख देना चाहिए। लेकिन ये कहाँ पर आप लिखोगे, ये लिखोगे जब आप निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है, तो सेकंड भाग में जो पार्ट 2 आपका है, पार्ट 2 में ग्लोबल वार्मिंग से किस प्रकार से बचा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। और इसके बारे में जब आप लिखते हो तो अब यहाँ तक मान लो इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, और 2 भागों में बांटकर जो मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं मेन बॉडी, उत्तर का जो मेन बॉडी है उसको आपने लिख दिया। अब यहाँ तक आपका उत्तर 80% कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखोगे तब तक ये 20% और कंप्लीट नहीं होगा। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। निष्कर्ष में आप एक होता है कि पॉजिटिव रवैया, सकारात्मक रवैया आप कर सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि लगातार वैश्विक संदर्भों में भी, राष्ट्रीय संदर्भों में भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, वैश्विक तापन को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है विशेषकर वृक्षों के कटाव के चलते और औद्योगिक गतिविधियों के चलते, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि धीरे धीरे, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां भी ज़रूरी हैं, जब औद्योगिक गतिविधियां नहीं होंगी तो सारी चीज़ें हमारी सीमित हो जाएंगी। तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और हमें यह प्रयास करना है कि औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो बाधित ना हो, वो भी चलती रहें। और साथ ही साथ उत्तराखंड के क्षेत्र में जो पर्यटन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं उनमें हमें ध्यान रखना है, उनमें हमें प्रयास करना है कि ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग का विकास जो है आज की तिथि में करना उचित नहीं है। इसलिए जो
इस तरह के अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर मानव हस्तक्षेप को सीमित किया जाए, मानव हस्तक्षेप को बढ़ने से रोका जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में आपको एक सकारात्मक रवैया लेकर चलना है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रखना है, एक बैलेंस अप्रोच रखना है। ये आपका उत्तर तब जाके कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप यदि देखोगे तो आपका एक बेहतर उत्तर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपके द्वारा एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए इस संदर्भ में ये जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। ठीक है, तो पहला उत्तर ये आप लिख कर लेके आएंगे, सबको लिख कर लाना है और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना है। क्या है प्रश्न? उत्तराखंड का हिमानी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इस उत्तर को आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लीजिएगा लिंक को और उससे जुड़िए और अपने उत्तर को वहाँ पर शेयर करिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी आपको लिख के लाना है जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 क्या है इसको देखते हैं। तो आज आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन 2 प्रश्नों से आपको 4 उत्तर लिखने हैं, 2 250 शब्दों के, 2 125 शब्दों के। प्रश्न दूसरा है, 1 मिनट, प्रश्न क्या है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलें, प्रश्न संख्या दूसरा है, उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताइए। उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा कीजिए। भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि ये तो सीधा सीधा प्रश्न है कि उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा कीजिए। एक सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यदि आप देखो तो पूरा जो उत्तर आपको लिखना है वो एक ही पार्ट में लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा बोला गया है कि आप भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा कीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, प्रस्तावना आप शुरू कर सकते हो उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताते हुए कि भौगोलिक प्रदेशों का जो विभाजन किया गया, जो उत्तराखंड को भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया, क्यों विभाजित किया गया और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हैं, ये आप बता सकते हो। और इसके बाद मेन बॉडी जो होता है, पार्ट, जैसे अभी अपने पिछले उत्तर में पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट के लिखा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट में आप उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप जानते हो कि ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, जो भी इनके भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में आप बता दोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करोगे? इंट्रोडक्शन आप बता दोगे कि भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास, इसके साथ साथ धरातलीय बनावट के आधार पर उत्तराखंड को निम्नलिखित भौगोलिक भागों में बांटा जाता है, या उत्तराखंड को 4 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है या 5 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर की शुरुआत करोगे और उसके बाद पूरे मेन पार्ट में जितने भागों में बांटा जाता है वो आप प्रत्येक पार्ट के बारे में 2-2 पंक्तियाँ, 3-3 पंक्तियाँ उनके बारे में लिखते जाओगे और इस तरह से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी आपको करके लेके आना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको ज़रूर लिख कर लेके आना है और अब प्रतिदिन आपको दिए जाएंगे, प्रतिदिन आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड में ज़्यादातर नदियाँ बृहद हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं। बृहद
हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तराई क्षेत्रों की तराई क्षेत्रों या आप कह सकते हो शिवालिक के पाद प्रदेश, शिवालिक पाद प्रदेश, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में तराई क्षेत्रों या शिवालिक पाद प्रदेश की तरह सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है, क्यों? चलो, सबसे पहले प्रश्न आपको पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर नदियाँ बृहद हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तराई क्षेत्रों की तरह सिंचाई सुविधा का विकास नहीं हो पाया है, क्यों? कह रहा है ज़्यादातर नदियाँ तो बृहद हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं, लेकिन बृहद हिमालयी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है तराई क्षेत्रों की अपेक्षा। मतलब तराई क्षेत्रों में आपको सिंचाई सुविधाओं का बेहतर विकास देखने को मिलता है, लेकिन बृहद हिमालय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है, क्यों? जबकि सारी नदियों का उद्गम बृहद हिमालयी क्षेत्रों से होता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद कुछ फैक्ट आप सोचिए कि किस तरह से लिखना है इसका उत्तर। चले, ध्यान से पहले पढ़ना है। चले, ध्यान से पढ़िए। चलिए, मैंने बोला कि 2 बार प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है, तो पहले 2 बार प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। पढ़ने के बाद उसका क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, उसको सोचना है। पढ़ने के बाद कीवर्ड को अंडरलाइन करिए, इसके बाद बताइए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। पॉइंट भी सोच कर रखिए कि क्या पॉइंट इसमें आप देंगे।
चलिए अब आपको बता दें कि सबसे पहले आप जानते हो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है अभी तक कि हमें जो कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। यहाँ पे बोला गया उत्तराखंड में ज़्यादातर नदियाँ बृहद हिमालयी क्षेत्रों से, तो ये आपका कीवर्ड हो गया, बृहद हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तराई क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक पाद प्रदेश की तरह सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। क्यों? ठीक है, अब यदि आप देखो दोनों में अंतर, सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, प्रश्न की मांग है सिंचाई सुविधाओं के बारे में प्रश्न बात कर रहा है। तो आप बृहद हिमालय क्षेत्र की बात करें या आप बात करें तराई क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की जब बात आती है, आप जानते हो कि सिंचाई सुविधाएं जब बात करते हैं तराई क्षेत्र की, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सिंचाई सुविधा है नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, अब नहरों और नलकूपों के द्वारा सिंचाई बृहद हिमालयी क्षेत्रों में क्यों नहीं हो सकती? सबसे पहली बात कि बृहद हिमालयी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो आप देखोगे कि नहरों द्वारा सिंचाई संभव नहीं है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर नहरों का बनाया जाना उचित नहीं है। तीव्र ढलान होते हैं पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर, विशेषकर लघु हिमालय का क्षेत्र हो गया, बृहद हिमालय का क्षेत्र। अब जब तीव्र ढलान होते हैं तो जल, जो नदियों का जल होता है, जो भले ही नदियां वहां से निकलती हैं, लेकिन जो जल उनका होता है बहुत तीव्र वेग वाला होता है, और तीव्र वेग वाला जो जल होता है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में यदि हम बृहद हिमालय के क्षेत्रों में, यदि हम लघु हिमालय के क्षेत्रों में नहरों का विकास कर देंगे, क्योंकि ये अति संवेदनशील भी क्षेत्र भी आते हैं भूकंप की दृष्टि से, भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र भी हैं, तो ऐसे में वहाँ पे नहरों का विकास करना उचित नहीं है। तराई क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, नदियों का जो ढाल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, नदियों का ढाल कम होता जाता है, पहाड़ियों का ढाल कम होता जाता है। पहाड़ियाँ आप कह सकते हैं समुद्र तल से जो इनकी ऊंचाई है वो धीरे धीरे बृहद हिमालय से जैसे आप नीचे उतरते जाओगे इनकी ऊंचाई कम होती जाती है। अब ढाल कम होगी, ऊंचाई कम होगी, क्योंकि नदियाँ अपने साथ आप जानते हो भारी मात्रा में गाद और ये सारी चीज़ें बहाकर भी लेके जाती हैं, वेस्ट भी बहाकर लेके जाती हैं। तो जब इनका ढाल धीरे धीरे कम होने लगता है तो इन वेस्टों का यह तराई के क्षेत्रों में निक्षेपित करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो तराई के क्षेत्र आते आते इनका जो ढाल है, इनका जो वेग होता है वो वेग क्या है, वो वेग मंद पड़ जाता है। अब जब वेग मंद पड़ जाता है तराई के क्षेत्रों में, तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे नहरों का विकास किया गया है। विशेषकर नहरों का जो विकास है वो हरिद्वार से किया गया। हरिद्वार के यदि हम उत्तर में बात करें तो नहरों का विकास नहीं हुआ है, लेकिन हरिद्वार से नहरों का विकास हुआ है, जहाँ ऊपरी गंगा आपकी निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है, इसके साथ साथ कई सारी अन्य नहरें भी निकाली गई हैं। फिर काली नदी से नीचे आप आओगे तो शारदा नहर आपको देखने को मिल जाती है। तो जो नहरों का विकास है वो तराई क्षेत्रों में इसलिए किया गया है, पहली बात कि ऊंचाइयां यहाँ पे कम हैं, नदियों का यहाँ पे वेग कम हो जाता है, नदियों का वेग के साथ साथ क्योंकि तराई क्षेत्र मैदानी क्षेत्र आ गया तो ढलान अब शून्य हो गए, और ऐसे में यहाँ पे नहरों का विकास आसानी से किया जा सकता है। पहाड़ों पे यदि हम बात करें तो वहाँ पे नहरों का विकास नहीं हो सकता। सबसे पहली बाधा है वहाँ का तीव्र ढाल। तीव्र ढाल के बाद दूसरी प्रमुख बाधा है वहाँ की ऊंचाई, जो इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि ये क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यदि वहाँ पे हम बांध नदियों द्वारा हम नहरें निकालते हैं बांध बनाकर, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें उचित नहीं होंगी। भविष्य में इससे आप कह सकते हैं कि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन कारणों पे आप अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से शिवालिक के दक्षिण में क्या स्थिति है और लघु हिमालय के क्षेत्र या बृहद हिमालय क्षेत्र में क्या स्थिति है। इनको मुद्दा बनाकर आप अपने उत्तर को लिख सकते हो। तो इन तीनों उत्तरों को आप लिखकर लेकर आओगे। अब इनके कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, इस प्रश्न के कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? इस प्रश्न के कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि भले ही यहाँ पर नहरों का विकास नहीं हो पाया है, लेकिन इस क्षेत्र में जो सिंचाई सुविधा है उसका बेहतर आप कह सकते हैं कि
उसका बेहतर विकास किया गया है। कैसे? यहाँ पर जो सिंचाई है, आप देखते होंगे कि इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जो प्राकृतिक झीलें हैं उनके द्वारा सिंचाई होती है, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है, झरनों के द्वारा सिंचाई होती है। तो यह नहीं है कि वहाँ पे नहरों का विकास नहीं है, नलकूपों द्वारा जल उपलब्ध नहीं है, ऐसे में सिंचाई नहीं हो पाती। सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था वहाँ भी देखने को मिलती है, टपक पद्धति से सिंचाई वहाँ पर देखने को मिलती है, झरनों द्वारा सिंचाई देखने को मिलती है, प्राकृतिक जल स्रोतों द्वारा सिंचाई देखने को मिलती है। तो सिंचाई का सुविधा का विकास है, लेकिन तराई और दोनों में अंतर क्या है कि जहां तराई के क्षेत्रों में नलकूपों और नहरों द्वारा बेहतर सिंचाई की सुविधा का विकास किया गया है, वो चीज़ें आपको मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से एक बेहतर उत्तर आप अपना लिख सकते हो। तो आज की जो कक्षा है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 3 आपके उत्तर बताए गए हैं, 3 प्रश्न बताए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से लिखेंगे, इन तीनों प्रश्नों के बारे में आप अच्छे से बताएंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा थी, विशेषकर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर कार्यक्रम प्रारंभ करना था, वो हमने प्रारंभ कर दिया है। बाकी की चीज़ें आप निरंतर इसी प्रकार से जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। कोई भी डाउट होता है उत्तर लेखन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में यदि आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनका अपना जो वीडियो है लाइव चल रहा है, शायद उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक ना आए, लेकिन इसी समय एक वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा रहा है जो कि आपके चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इस अपलोड किए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पा जाएंगे, या तो कोई भी वीडियो जो हमने पब्लिक की है चैनल में उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से जुड़े, उत्तर लेखन बेहतर करें और एक ही बार में अंतिम रूप से बोलते हैं, अंतिम रूप से चयनित होने का जो एक प्रकार से पहली बार में चयनित होने का, चयन होने का जो खुशी होता है, जो माता पिता का जो आप नाम रोशन करते हैं उसको करने में योगदान दीजिए। क्योंकि निश्चित रूप से एक होता है कि पूर्ण विश्वास के साथ जो आपके माता पिता हैं, जो भी आपके अभिभावक हैं, लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट, ये जो विश्वास है, ये विश्वास उनका कभी टूटने ना पाए, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। तो उत्तर लेखन से संबंधित जो भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दी जा रही है, उस लिंक के माध्यम से आप हमें शेयर करेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।